हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो टॉपिक कर रहे हैं वो है बहुत ही छोटा टॉपिक, एकदम छोटा टॉपिक, बट द रेलेवेंस ऑफ द टॉपिक इज़ ह्यूज। अगर इस टॉपिक को आप कर लेते हैं तो 2 मार्क्स निश्चित हो जाएंगे और बहुत ही इजी है। दैट इज़ वाई इट इज़ स्कोरिंग, और इसीलिए इसको कर भी रहे हैं। तो इसे कहते हैं विल्किंस रूल या विल्किंसन रूल, दोनों ही सही है, और ये आया है 1837 में। विल्किंस रूल या विल्किंसन रूल, और आया है ये 1837 में। लेट्स सी द इवेंट्स जिसके वजह से इस रूल को लाना पड़ा। इससे एक बार पूरा हिस्ट्री रिफ्रेश हो जाएगी। तो अगर आपने पढ़ा है 1764, अगर आपने पढ़ा है मॉडर्न इंडिया, तो उसमें 1764 का एक इम्पोर्टेंस है, और वो इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पे होता है बैटल ऑफ बक्सर। और बैटल ऑफ बक्सर से आपको याद आना चाहिए कि रॉबर्ट क्लाइव इसको लीड करते हैं, और इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा बीओबी का दीवानी ले लिया जाता है। 1765 में ये दीवानी राइट्स ले लिए जाते हैं और ब्रिटिशर्स का एक फाइनल एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है इंडिया में। 1765 में ये जो छोटा नागपुर एरिया है, इसका पूरा का पूरा राइट जो है वो चला जाता है ब्रिटिशर्स के पास। नाउ दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, क्योंकि अभी तक ये एरिया जो है, यहाँ पे पहले छोटे मोटे विद्रोह हो रहे थे, और वो विद्रोह यही वाले थे। वो विद्रोह कोल रेबेलियन आपने पढ़ा होगा 1832 वाला, तो वो ऑलरेडी हो रहा है। 1773 में सन्यासी रिवोल्ट भी हुआ है। 1790 में होता है परमानेंट सेटलमेंट। अब परमानेंट सेटलमेंट किसने किया है ये आप एक बार जाकर देखिए, मैंने आपको यहाँ पे एक हिंट दे दिया। तो परमानेंट सेटलमेंट होता है, और परमानेंट सेटलमेंट के अंदर ये कहा जाता है कि जो लैंड रेवेन्यू है उसको फिक्स कर दिया जाता है। कितने सालों के लिए? तो 10 सालों के लिए। फॉर 10 years द लैंड रेवेन्यू हैज़ बीन फिक्स्ड, एंड द लैंड रेवेन्यू विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन फिक्स्ड, और इसको बाद में चेंज भी किया जाता है। इसी को दूसरे दूसरे एरिया में रियोतवाड़ी भी बोला गया है और महलवारी भी बोला गया है। अब महलवाड़ी और रोतवारी जो है वो अलग अलग सिस्टम है। रोत में जो था, जो डायरेक्ट ओनरशिप था लैंड का, वो रोत मतलब जो खेत की जुताई करता है उसका था। और महलवारी में छोटे छोटे गांवों को अलग अलग भाग में बांट दिया गया था, और इन्हीं भागों को एक करके एक महल बनता था जिससे लैंड रेवेन्यू लिया जाता था। 1765 में दीवानी राइट्स चली जाती है। 1790 में परमानेंट सेटलमेंट आता है। 1816 में जो कोल्हान स्टेट है, ये रामगढ़ के जो मजिस्ट्रेट हैं इनको दे दिया जाता है। तो जो कोल्हान स्टेट है, इसको अब ये देखना ज़रूरी है कि कोल्हान कौन सा वाला एरिया है। तो ये अगला वाला जो स्लाइड है उसके मैप पर देखेंगे, दैट लाइज इन द सिंहभूम वाला एरिया। सिंहभूम और सरायकेला खरसवा जो एरिया है वही है। अब 1820 में देखिए, जो राजा हैं पोढ़ाट के, किंग ऑफ पोढ़ाट एग्रीज टू पे हाई टैक्सेस टू द ब्रिटिश। अब राजा ने तो कमिटमेंट कर दी, और एक बार कमिटमेंट कर दी तो वो खुद की भी नहीं सुनते हैं। तो इन्होंने कमिटमेंट कर दी कि हम बहुत हाई टैक्सेस पे करेंगे, जिसके वजह से ये जो पेजेंट्स है उससे बहुत ज़्यादा टैक्सेस ले रहे हैं। अब कमिटमेंट कर दी तो अपने पॉकेट से थोड़ी ना पैसे देंगे, पैसे तो वो दूसरों से लेकर ही देंगे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन होने लगता है जो नीचे जो पेजेंट्स हैं उनका। तो 1820 से जो लोगों का गुस्सा है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। 1832 में यही गुस्सा निकलता है कोल रेबेलियन के फॉर्म में, और यहीं पे जो दारोगाज, जो कंट्रोल में थे दारोगाज, उन्होंने बोल दिया कि भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा, अब जो कोल्हान वाला एरिया है इसको आप लोग डायरेक्टली देखिए। 1836-37 में थॉमस विल्किंसन को एजेंट बनाकर भेज दिया जाता है ब्रिटिशर्स का, और कोल्हान को डायरेक्ट रूल में रख दिया जाता है। नाउ कोल्हान इज अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ थॉमस विल्किंसन, और कोल्हान एरिया को साउथ वेस्ट फ्रंटियर बना दिया जाता है, SWFA। ये आप बार बार देखेंगे। तो बस ये इवेंट याद रखना है कि कहाँ कैसे होता है। दिस विल हेल्प यू ऑल्सो जनरली इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। लेट्स मूव ऑन टू सी कि अगला क्या होता है। अब बिफोर
दिस लॉ इज़ इम्प्लीमेंटेड या इसके प्रोविजंस क्या हैं, एक बार एरिया देख लेते हैं कि कौन सा एरिया है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए ये एरियाज डिवाइड किए गए हैं, और जिसकी हम बात कर रहे हैं जहाँ विल्किंसन्स या विल्किंस रूल लागू हुआ है वो ये वाला एरिया है, कोल्हान डिवीजन। एक बार ज़रूर जाकर उसका स्टेट देखें, यहाँ से एक नदी भी पास होती है, इसको भी देखें। ये देखिए, यह है साउथ छोटा नागपुर डिवीजन, यह है नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन। यहाँ पे कौन सा मिनरल मिलता है प्लीज़ कमेंट कीजिए। यह है पलामू डिवीजन, यहाँ पर एक बड़ी डैम के लिए बहुत इशू चल रही है, करंट में है, प्लीज़ देखिए। और यह है संथाल परगना डिवीजन, जब संथाल परगना एक्ट करेंगे तो ये वाला पूरा एरिया देखेंगे। फिलहाल जो हम लोग जिस एरिया की बात कर रहे हैं वो है ये कोल्हान डिवीजन। यहाँ पे आती है विल्किंसन। और कोल्हान रीजन की जो खास बात है, यहाँ पे पहले मुंडा मानकी सिस्टम चल रहा था जिसको डिसरप्ट किया गया, जिसके वजह से कोल रेबेलियन हुआ। और ये जो एरिया है ये हो ट्राइब्स डोमिनेट करके रखे हुए थे। यहाँ पे हो ट्राइब्स बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ पे मुंडा मानकी सिस्टम है, और ये वाला है कोल्हान रीजन। अब भाई जो टोटल विल्किंस रूल के प्रोविज़न है वो 31 है, तो हम 31 का 31 तो नहीं करेंगे, इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि 2 मार्क्स के लिए 31 कर ले, बहुत ही आउटपुट रेशियो कम। तो जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस बने हैं और बन सकते हैं, बस उतना ही प्रोविज़न करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का क्रिएशन, ये ऑलरेडी देख चुके हैं। अब दारोगाज ने बोला, हाथ उठा दिया कि मेरे से तो ये होने वाला नहीं है, ये एरिया कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। जैसे क्लास टीचर्स हाथ उठा देते हैं कि बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हैं, वैसे ही गवर्नर जनरल अपॉइंट होते हैं डायरेक्टली, जो ब्रिटिश रूल के अंदर है, एजेंट ऑफ द गवर्नर जनरल, जिसको AGG आगे रेफर करेंगे। ये पहले हैं थॉमस विल्किंस, इसीलिए इस रूल का नाम है विल्किंस कॉमन सेंस। अब बोला गया, सिविल सूट्स ऑफ वैल्यू 300 रुपीज़ और लेस शैल बी कॉग्निजेबल अंडर द मुंसिफ कोड। मतलब अगर 300 रुपये या उससे कम का डिस्प्यूट चल रहा है तो वो मुंसिफ कोर्ट में रिकग्नाइज होगा। ऑल द सूट्स वेर टू बी डिसाइडेड इन पब्लिक इन प्रेजेंस ऑफ ऑथराइज्ड एजेंट। अब देखिए, जब आप म्यूनिसिपैलिटीज़ और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत पढ़ेंगे, पेसा एक्ट वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें ऑलरेडी ये बात हमेशा से कही गई है। तो ऐसा नहीं है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो बोरोड का कॉन्सेप्ट है कि हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बोरोड है, जो आधे पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीमली रॉन्ग। और ये यहीं से आया है, द ट्राइबल कल्चर इज़ वेरी रिच, कि जितने भी सूट्स होंगे वो पब्लिक में होंगे। और ऑथराइज्ड एजेंट, अब वो एजेंट जो है वो किसी विलेज का हेड भी हो सकता था। अगला, मानकी वॉज रिकॉग्नाइज एज द पुलिस हेड ऑफ द विलेज। मैंने पहले ही बताया, मुंडा मानकी सिस्टम वहाँ पे चल ही रहा था, ऑलरेडी प्रेवेलेंट था। तो ये जो मानकी वर्ड आप देख रहे हैं, ये कम्युनिटी का हेड था, और जो मुंडा था वो विलेज हेड हुआ करता था। तो मानकी को पुलिस का अधिकार दे दिया गया, और छोटे मोटे जो भी इश्यूज होते, सिविल और क्रिमिनल, दोनों यही सॉल्व कर सकता था। मुंडा मानकी सिस्टम जो है उसको रेस्टोर कर दिया गया, क्योंकि इनको पता था कि ट्राइबल कल्चर में ज़्यादा अंदर तक जाकर अगर परेशानी होती है तो फिर से रेबेलियन हो सकता है, और काफ़ी वायलेंट रेबेलियन हो सकता है। अगला देखते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है, और वो ये है कि कोई भी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी केस AGG मतलब एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल कुड गिव ऑर्डर्स टू द मुंसिफ। तो ये वाला जो है पूरा सूटेबल है कि ठीक है, आपको जो मर्जी है वो तो करो, लेकिन फाइनली व्हाट आई से दैट विल बी डन। तो AGG जो है वो मुंसिफ कोर्ट को ऑर्डर दे सकता था। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जितने भी जुरिस्डिक्शन होंगे वो हिंदी और बंगाली में रिकॉर्ड होंगे, और ये काफ़ी बढ़िया प्रोविज़न था, क्योंकि पीपल वेर नॉट दैट एजुकेटेड दैट टाइम, इसलिए वर्नाकुलर लैंग्वेज को प्रमोट किया गया है कोर्ट में। उसके बाद जो भी आदमी जेल में है किसी भी सूट के वजह से सिविल केस में, उसको हर दिन 2 आना का अलाउंस मिलेगा। द पर्सन विल बी प्रोवाइडेड विद 2 आनास फॉर फूड,
और ये कौन देगा? देने वाला इंसान तो वो है जिन्होंने कोर्ट एंड सूट फाइल किया है, बट इट विल बी प्रोवाइडेड, जो पहुंचाया जाएगा वो कोर्ट का कोई एजेंट होगा। प्रॉपर्टी फ्री टैक्सेस शैल बी रिजॉल्व बाय द एजीजी असिस्टेंट। अब एजीजी असिस्टेंट भी है, तो जो प्रॉपर्टी जिस पे टैक्स नहीं लगती और उस पर कोई डिस्प्यूट है तो वो एजीजी का असिस्टेंट सॉल्व कर देगा। इफ़ ए फाइन इज़ 50 रुपीज़ एंड इट इज़ अनेबल टू बी पेड, तो 6 महीने की मैक्सिमम जेल हो सकती है, इससे ज़्यादा जेल नहीं दिया जा सकता है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब ये वाली जो प्रोविज़न है ये काफ़ी यूनिक है और ये हर जगह हर ट्राइबल बेल्ट में ये पहले से ही देखने को मिलती थी। तो कोई ऐसा बहुत बड़ा रूल लेकर नहीं आए थे, जो एग्जिस्टिंग रूल था उसी में से प्रोविजंस निकाले गए हैं। जो ट्रेडिशंस था उस ट्राइबल बेल्ट का वही निकाला गया है। If there is any boundary dispute between two or more villages, it shall be resolved in the panchayat by influential head. अब अगर मान लो गांव A है और गांव B है, अब ये दोनों का आपस में लड़ाई है कि ये वाला बाउंड्री है या ये वाला बाउंड्री है, तो यहाँ के जो हेडमैन हैं और इधर के जो हेडमैन है या जो सबसे बुजुर्ग लोग हैं, जैसे भी इन्फ्लुएंशियल हैं और यहाँ के, वो मिलकर बातों को सॉल्व करके डिस्प्यूट को टेम्पररी सॉल्व कर देंगे। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविज़न था कि ज़्यादातर जो सूट्स थे उसको एजीजी ने बोला कि आप लोग आपस में ही बैठकर सॉल्व कर लीजिए। जैसे अभी आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन ऑफ इंडिया एक बोर्ड बनी है, वैसे ही उनका कहना था कि हर चीज़ के लिए कोर्ट मत पहुंचिए, पहले से जाकर सॉल्व कर लीजिए। तो वी कैन सी हाउ रिच द ट्राइबल कल्चर वॉज ऑलरेडी। नाउ इफ़ द डिस्प्यूट बिटवीन टू जागीर्स, तो जो अगर मान लीजिए जैसे ये गांव का है, अब बहुत सारे गांव मिलकर अगर कोई बड़ा जागीर बनाती है, अगर इस इनके दो जागीर के बीच का डिस्प्यूट है तो ये एजीजी सॉल्व करेगा या फिर उसका असिस्टेंट करेगा। अब ये तो वही बात हो गई कि पावर जिसके पावर है तो वो पावर तो यूज़ करेंगे ही, और बड़ा मैटर था इसलिए ये पावर एजीजी के पास चली जाती है। दूसरा, लैंड ट्रांसफ़र सेल नॉट विदाउट एजीजी परमिशन। ऑब्वियसली लैंड ट्रांसफ़र और सेल, तो फिर अगर आप वहाँ पे किसी पावरफुल इंसान को बैठा देंगे तो वो तो होना ही है। मैटर सॉल्व बाय द पंचायत, नो फर्दर अपील। ये बहुत बढ़िया प्रोविजन कि जितना भी मैटर पंचायत को सॉल्व, आप एक तरह से समझिए कि इसको सिविल कोर्ट का पावर मिला हुआ है कि अगर वहाँ से कोई फैसला आ गया है तो इसके बाद कोई अपील इसके खिलाफ नहीं की जाएगी। अब इसका फाइनल आउटकम क्या रहा? व्हाट इज़ द फाइनल आउटकम? कुछ नहीं, जो ट्राइबल फंक्शन था ऑलरेडी वो रिस्टोर कर दिया गया है। मुंडा मन की सिस्टम ऑलरेडी रिस्टोर कर दिया गया है, जो कि हो का ट्राइबल कल्चर था। जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो कोल्हान एरिया में अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वही अप्लाई होगा जो उनका अपना सिस्टम है, मुंडा मन की सिस्टम। अब जैसे आप पेशा एक्ट पढ़ेंगे उसमें भी बहुत सारा चीज़ होता है जो अप्लाइड नहीं होता है, जो पंचायती राज का चैप्टर है वहाँ से, वैसे ही यहाँ पे सीपीसी अप्लाइड नहीं है। और ये जो विल्किंस रूल है ये 1833 के एक्ट में है। चार्टर एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। जिन लोगों को पता है प्लीज़ बताइए इसका 2 प्रोविजंस जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों विल्किंस रूल में हमें बस इतना ही देखना है, इतने ही फैक्ट्स याद रखने हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं करना है, क्योंकि मैंने 2-3 सोर्सेज से बना है। अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो इसका जो MCQs है उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। आई होप यू गाइज आर स्टडिंग वेल एंड टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।